अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 3 दिन के गैप के बाद आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को याद होगा हमने एक चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट कर ली थी और दूसरे चैप्टर के भी 2 लेक्चर्स हो चुके थे। आज दूसरे चैप्टर का तीसरा लेक्चर होगा। आपके सामने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बुक से अगर आप देखेंगे तो तीसरे पेज पे चैप्टर के पेज के अकॉर्डिंग तीसरे पेज पे एक टॉपिक दिया हुआ है क्लासिफिकेशन का। तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। बुक वाला क्वेश्चन मैंने कॉपी नहीं किया यहाँ पे क्योंकि आप सबके पास बुक्स होंगी। जिनके पास हार्ड फॉर्म में नहीं है उनके पास सॉफ्ट फॉर्म में होंगी। तो बुक्स आप सबके पास हैं, तो बुक्स को ओपन रखा करें साथ, ताकि जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हों तो आपको पता चल जाए कि हमने कौन सा टॉपिक आज मुकम्मल किया है। तो क्लासिफिकेशन हमारा टॉपिक है। सबसे पहले समझ लें क्लासिफिकेशन होती क्या है। अगर उर्दू में इसका नाम लिखूं तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जाबंदी। क्या होती है दर्जाबंदी? दर्जाबंदी का मतलब है, आप लोगों ने जब अपनी स्कूलिंग का आगाज़ किया तो आप नर्सरी क्लास में थे, फिर प्रेप में हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद आप 9th क्लास में आ चुके हैं। ये जो 9 ग्रुप्स आपके स्कूल में पढ़ते हैं, इस वक्त भी हमारा स्कूल क्योंकि 6 से स्टार्ट होता है, तो आप देखते हैं 6 है उसके 3 सेक्शन हैं या 2 हैं, 7 के 2 हैं, 8 के 2 हैं, फिर 9th के 3 हैं, 10th के 3। ये जो हमने ग्रुपिंग कर रखी है, क्लासिफिकेशन कर रखी है, इसे कहा जाता है दर्जाबंदी। अच्छा, अब सादा सी बात है, एक सिंपल क्वेश्चन कि इस क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो आप सब थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दे सकेंगे कि क्लासिफिकेशन की बुनियाद असल में एज है, नॉलेज है। जिसका नॉलेज कम होता है वो छोटी क्लास में होगा। जैसे ही आप एक क्लास का पूरा कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं, आपका इल्म में इजाफा हो गया, आपने किताबें याद कर ली, आप अगली क्लास में जाने के अहल हो गए। अब आपको अगली क्लास के एक नए ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो ये ग्रुप बन गया, एक नया ग्रुप बन गया जिसको आपने 7th क्लास का नाम दे दिया। फिर आपने अगला ग्रुप बनाया, उसको 8th का नाम दे दिया, फिर 9th। और जब आप 9th क्लास कवर कर लेंगे, आप सबका मेंटल लेवल एक जैसा होगा, तो आपको 10th क्लास का दर्जा दे दिया जाएगा। ये कहलाती है क्लासिफिकेशन, आम जुबान क्लासिफिकेशन। लेकिन हम तो क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है? अब ये क्वेश्चन है कि जानदारों की क्लासिफिकेशन के क्या बुनियाद है। तो जानदारों की क्लासिफिकेशन की 2 बुनियाद है। नंबर 1, उनका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि वो बाहर से कैसे नजर आते हैं। मसलन बाहर से देखने में विंग्स हों, यानी उड़ने के लिए पर, फीदर्स हों और बीक हो, चूंच हो, बीक। जिसमें बाहर से देखने में ये 3 खसूसियात इकट्ठी हो जाएं, आप सबको पता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं? बर्ड। तो बर्ड्स की एक क्लासिफिकेशन बन गई। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बाहर से देखने में जिस्म के ऊपर बाल हो, फर, और बच्चों को दूध पिलाते हों, फीडिंग ऑन मिल्क। अब बाहर से देखने में ये 2 खसूसियात नजर आ जाएं, तो आप उसे फौरन किस कैटेगरी में डाल देंगे? मैमल्स। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें। बाहर से देखने में हो फिन्स, सांस लेने के लिए हो गिल्स, तो आप उसे किस कैटेगरी में डाल देंगे? उसे कैसे क्लासीफाई करेंगे? फिश, यानी पानी में रहने वाला जानवर। तो ये क्लासिफिकेशन असल में किस बुनियाद पे की जा रही है? सबके अंदर मॉर्फोलॉजी, ज़ाहिरी शक्ल सूरत आप कह लें। मॉर्फोलॉजी की हमने ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर मॉर्फोलॉजी को पढ़ा था। बाहर से देखने में जो खसूसियात नजर आ जाएं वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। और दूसरा पॉइंट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए होता है उसकी जेनेटिक्स, जीन्स। बहुत से जानदार देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन जब देखा जाता है कि उनमें जीन्स कैसे हैं, तो वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं लगते। मसलन बैट, चमगादड़ जो है,
अब वो देखने में बर्ड्स लगती हैं, चमगादड़ देखने में परिंदा लगती है, लेकिन जब उसके जीन्स देखे जाते हैं तो वो किस में आती है? मैमल्स में। ये अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है और इसके जीन सारे के सारे मैमल्स जैसे हैं। बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो इसी तरह व्हेल जो है, अब व्हेल हम सब उसको व्हेल मछली कहते हैं, लेकिन असल में वो भी क्या है? मैमल। व्हेल जो है वो मैमल। तो हमें कैसे पता चला? जबकि उसकी मॉर्फोलॉजी तो सारी की सारी फिश जैसी है। हमने कैसे उसको मैमल्स में रख दिया? क्योंकि उसके जेनेटिक्स जो हैं, जो उसके जीन्स हैं, वो सारे के सारे किससे मैच करते थे? मैमल्स। तो बच्चों ये दो चीज़ें होती हैं, जब भी आप किसी जानदार को क्लासिफाई करने लगते हैं तो पहले उसमें मॉर्फोलॉजी देखी जाती है और फिर उसमें जेनेटिक्स देखी जाती है, उसके जीन्स देखे जाते हैं। चलें, अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं। नंबर 1, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन? मकसद क्या है? हम क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं? सबसे पहला सवाल तो हमारे जहन में यही आता है कि मकसद क्या है भाई, क्या फायदा क्लासिफिकेशन करने का? और थर्ड है, ऑन व्हाट बेसिस आर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड? ये जो मैंने यहाँ पे पूछा, बेसिस किस बुनियाद पे हम क्लासिफाई करते हैं? फिर गिव टू एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जहन में यही आएगा कि हमने क्लासिफिकेशन कर ली तो हमें फायदा क्या हुआ? और उसके बाद है, हाउ डज क्लासिफिकेशन हेल्प साइंटिस्ट? साइंसदानों को इससे क्या फायदा होता है? अब हम इनके आंसर देखेंगे। सबसे पहला था, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों को ग्रुप्स में ग्रुपबंदी करना, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज, जो चीजें उनमें एक जैसी हैं या उनमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनकी बुनियाद पे। तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बुनियाद पे देखें, बर्ड्स के अंदर सब में विंग्स होंगे यानी पर, सब में फीदर्स होंगे जो बारीक बाल होते हैं, और सब में चूंच होगी। ये तीन चीजें कॉमन होंगी ना सबके अंदर, इसलिए तो हमने उसे क्या कह दिया? बर्ड्स। तो सिमिलैरिटीज भी देखी जाती हैं ये वाली, और डिफरेंसेस भी देखे जाते हैं। इन दो की बुनियाद पर जानदारों को डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुपिंग कर दी जाती है। उसके बाद है, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन? फायदा क्या है? टू डिटरमन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। अब चंद देखो तो आपने ग्रुप में डाल दिया, अब बाकी सब जो उस ग्रुप में पाए जाएंगे उनको उन पहले जानदारों की बुनियाद पर ही करैक्टरिस्टिक्स दे दिए जाते हैं। कि अगर एक बर्ड है, आप आपको पता चला कि ये एक बर्ड है, अब आपको ये बात अंडरस्टूड होगी कि इसके विंग्स भी होंगे, इसके फीदर्स भी होंगे, इसके बीक भी होगी। आपको पता चल गया कि एक फिश है, मछली है, तो ये अंडरस्टूड है कि इस पे फिन्स भी होंगे तैरने के लिए, और सांस लेने के लिए इसमें गिल्स भी होंगे। तो जिन चीजों का आपको नहीं भी पता होता, आपको वो करैक्टरिस्टिक्स भी मालूम हो जाती हैं जब आप एक दफा किसी जानदार को क्लासिफाई कर देते हैं। दूसरा सबसे अहम फायदा, टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कि उसका इर्तिकाई ताल्लुक दूसरे जानदारों के साथ कैसा है, ये भी इसके अंदर पता चल जाता है, इसके मकासद में शामिल है। तो जो क्लासिफिकेशन जब हो जाती है तो ये दो फायदे हमें हासिल होते हैं। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह क्लास में डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है, पूरी एक क्लास इस पे हो सकती है कि एवोल्यूशन रिलेशनशिप क्या होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एवोल्यूशन कहा जाता है इर्तिका को। इर्तिका होता है कि वक्त के साथ साथ इंसान के, जानवरों के, पौधों के जिस्म में जो तब्दीलियां वाक़ई हो रही हैं, वो इर्तिका है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो कद था वो 90 फुट था, 90 फीट उनकी हाइट थी। आज के इंसान का जो कद है वो मैक्सिमम 6 तक जाता है। तो ये जो 90 फुट से 6 फुट तक बहुत वक्त गुजरने के बाद एक तब्दीली आई है, एक चेंज आया है, ये एवोल्यूशन है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो एवोल्यूशन को भी जाहिर कर देती है कि इस जानदार के आबाओ कैसे थे और आज ये जानदार कैसा दिखता है। उसके बाद है, ऑन व्हाट बेसिस? बेसिस का मतलब मैंने आपको बता दिया, बुनियाद। किस बुनियाद पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं? तो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स। फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स का मतलब है जो चीजें नजर आती हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी। जानदार सबसे पहले अपनी जाहिरी शक्ल सूरत की बुनियाद पे क्लासिफाई किए जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है मॉर्फोलॉजी या जेनेटिक्स और जेनेटिक सिमिलरिटी। जिनमें जीन्स एक जैसे होते हैं वो एक ग्रुप में आते हैं, जिनमें जीन्स मुख्तलिफ होंगे वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। मसलन 4 टांगों वाले
ज्यादातर मैमल्स हैं, ज्यादातर, सब नहीं, 90% से ज्यादा जिनकी 4 टांगे होंगी वो मैमल्स होंगे। अब 4 टांगे एक फिजिकल करेक्टरिस्टिक थी, और मैमल यानी जो ऊपर मैंने 3 करेक्टरिस्टिक्स लिखे, बच्चों को दूध पिलाते हैं, फर होती है, वो जेनेटिक सिमिलरिटीज हैं उनके। तो दोनों चीजें जब कंबाइन हो जाएं तो जानदारों को एक ग्रुप में बंद कर दिया जाता है। स्क्रीन डाउन कर लें। गिव टू एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के दो फायदे। तो नंबर 1, इट मेक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजियर। जानदारों को पहचानना आसान हो जाता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वही चीजें, और ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अपने आबाओ अजदाद के बारे में इल्म हासिल हो सकता है इससे। हाउ डज क्लासिफिकेशन हेल्प साइंटिस्ट? तो इट हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी, कंपेयर एंड अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपके इर्द गिर्द जानदारों की लातादाद इकसाम पाई जाती है। आप सिर्फ इंसेक्ट्स को ही गिनना शुरू कर दें, सिर्फ उनकी वैरायटी की बात कर रहा हूँ, तादाद नहीं, तादाद तो हम गिन नहीं सकते। सिर्फ ये देखें कि उनकी इकसाम कितनी है। जैसे चूंटी की ही 10 से ज्यादा इकसाम आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है, इकसाम, और हम सब कुछ चूंटी कह देते हैं, जबकि वो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। ऐसे ही बर्ड्स देखें, आपको बहुत कलर, आप ये हाइकिंग करने चले जाएं ट्रेल 3 पे, 4 पे, 5 पे, मारला हिल्स पे, तो आपको वहां पे भी अजीब अजीब इंसेक्ट्स और बर्ड्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, हालांकि आबादी वाला एरिया है। तो ये जो इकसाम की जो स्टडी होती है, इसको अंडरस्टैंड करना, इनको आपस में कंपेयर करना और इनको स्टडी करना, ये सारे फायदे हमें हासिल होते, साइंटिस्ट को हासिल होते हैं जब वो क्लासिफिकेशन कर चुके हो। ठीक है, उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। टेक्सोनोमिक रैंक्स। टेक्सोनोमिक रैंक्स का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, टेक्सोनोमिक रैंक का मतलब है, हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शहबान एसोसिएट। इसके अंदर कितनी क्लासेस पाई जाती हैं? 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। 10th आपकी क्लास है, इसमें आगे कितने सेक्शंस हैं? इसमें आगे 3 सेक्शन हैं, 9A, 9B, 9C। ए के अंदर आप लोगों की तादाद कितनी है? 35 या 40 के लिए। ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक सबसे बड़ा ग्रुप, उसके अंदर इतने छोटे ग्रुप, हर एक के अंदर इतने ग्रुप्स, हर एक के अंदर इतनी तादाद। तो देखिए मैं क्या करता जा रहा हूँ, मैं बड़े से, इस बड़े ग्रुप से छोटे छोटे ग्रुप्स बनाता जा रहा हूँ। फिर ये किंगडम आ गया, फिर फाइलम आ गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और इसका मतलब स्पीशीज जो है वो सबसे छोटा ग्रुप है, छोटा मेंबर है, स्मॉल। तो स्पीशीज जो है वो जानदारों का ऐसा ग्रुप है, छोटे से छोटा सा ग्रुप, जिसमें मौजूद सारे जानदारों की खसूसियात मुकम्मल तौर पे एक जैसी हों। मसलन यहाँ पे देखिए, A species is a group of similar organisms, एक ही तरह के जानदारों का ग्रुप, that can interbreed, जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जो आगे नई नस्ल को चला सकें। तो आप अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ स्पीशीज को देखते हैं, जैसे इंसान खुद एक स्पीशी है। क्या सारे इंसान आपस में एक जैसे नहीं है? एक जैसे हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसी जिंदगी गुजारते हैं, और आपस में नस्ल कुशी भी कर सकते हैं, अपनी नस्ल भी आगे चला सकते हैं, अफजाइश नस्ल भी कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन जो है वो एक स्पीशी है। ठीक है, इसी तरह स्पैरो, चाहे जितनी भी हैं जमीन की, लेकिन ये ऐसा ग्रोह है जो मिल के अपने बच्चे पैदा कर सकता है। तो हर जो सारी स्पैरोज हैं वो एक स्पीशीज कहलाएंगे। हॉर्स एक स्पीशी है, तादाद की हम बात नहीं कर रहे, हम इकसाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रोह जो है वो डोमेन कहलाता है, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। व्हाट इज टेक्सोनोमिक रैंक्स? Taxonomic ranks are groups into which organisms are classified in a hierarchical order. इसको सुनने दोबारा कैसे बोलना है, हेयर आर्कियल, आर्चियल भी कह सकते हैं, हेयर आर्कियल ऑर्डर। तो हेयरआर्की इसे कहा जाता है। मसलन हेयरआर्की की एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। हमारे स्कूल में या हमारे पंजाब में सबसे ऊपर हैं चीफ मिनिस्टर,
जिसे हम वज़ीर आला कहते हैं। उन चीफ मिनिस्टर के नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे। हर मिनिस्टर के नीचे सेक्रेटरीज हैं, हर सेक्रेटरी के नीचे सीईओ हैं, हर सीईओ के नीचे डीईओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। हर डीईओ के नीचे हेडमास्टर हैं, जैसे हमारे स्कूल में हर हेडमास्टर की एक टीम होती है जिनको टीचर्स कहा जाता है, और हर टीचर किसी एक क्लास को पढ़ा रहे होते हैं। ये हिरार्की है, तरतीब है, पौधों की तरतीब है, जो समझ लें। चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है, पंजाब की बात कर रहा हूँ। उनके नीचे बहुत से मिनिस्टर, उनमें से हर मिनिस्टर के सेक्रेटरी, हर सेक्रेटरी के नीचे सीईओ, सीईओ के नीचे डीईओ, हेडमास्टर, टीचर और फिर क्लास या स्टूडेंट रहते हैं। ऐसे ही जानदारों की भी ग्रोह बनती। सबसे बड़ा ग्रोह लिविंग ऑर्गेनिज्म, आगे उसकी 5 किंगडम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा। इस तरह से तो ये आगे तकसीम छोटी से छोटी होती जा रही है। जैसे ये स्पीशीज है, जैसे यहाँ पे सबसे छोटा दर्जा क्लास है। अगला क्वेश्चन देखें, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम किसने बनाया था? ये वाला, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। कार्लस लीनियस, शॉर्ट नेम इसका कार्ल लीनियस है, पूरा नाम कार्लस लीनियस है, इसने इंट्रोड्यूस करवाया। व्हाट इज हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक? आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है? डोमेन सबसे ऊपर है ना। डोमेन इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक। नेम द 7 मेन टैक्सोनॉमिक रैंक्स। ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। स्पीशीज को इसलिए काउंट नहीं किया जाता आमतौर पे, या बाजू का डोमेन को काउंट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये जानदार है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो डोमेन लिविंग है। वो सबको पता है कि हम जानदारों की बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 नाम और नीचे हमने स्पीशीज की पढ़ ली। चलिए ये आपका काम है। नेक्स्ट इसको अच्छी तरह मुकम्मल जो है वो याद करके आएंगे और होमवर्क भी अपना मुकम्मल करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।